Dhurandhar is an exhausting, relentless, and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism, and inflammatory anti-Pakistan narrative. फिर आप पूछोगे अगर फिक्शनल फिल्म है तो मैंने पुलवामा हमले का असली में जिक्र क्यों किया, असली डेट और असली फुटेज क्यों दिखाई अपनी फिल्म। मैं कहूँगा ये फिल्म असल में फिक्शनल फिल्म है लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स है। तो कुछ चीजें असली हैं, कुछ चीजें फिक्शनल हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक तरफ जहां एनिमल और धुरंधर का क्रेज पूरे नेशन में नेक्स्ट लेवल पर है, वहीं दूसरी तरफ क्रिटिक्स इन दोनों मूवीज को बुरी तरह से कैंसिल करने पर तुले हुए हैं। तो आखिर क्रिटिक्स की इन मूवीज के साथ असल में बीफ क्या है? क्या ये मूवी सच में ट्रैश है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लार्ज अमाउंट में मासेज और सिनेफाइल्स दोनों ही इन मूवीज को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या क्रिटिक्स सिर्फ हाई टेस्टोस्टेरोन, मिसोजिनी, टॉक्सिक आइडियोलॉजी, एब्यूजिव लैंग्वेज और वायलेंस के बेस पर इन्हें हेट दे रहे हैं, या इसके पीछे का लॉजिक कुछ और ही है? तो इन सारे सवालों का जवाब आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपको अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायलेंस की। वायलेंस को सिनेमा में हमेशा से ही सिर्फ एक शौक वैल्यू की तरह यूज किया गया है। चाहे आप 80s और 90s के वीडियो निस्टीज एरा की बात कर लो, या फिर क्वेंटिन टारंटिनो की मूवीज का वायलेंस देख लो, या फिर आदित्य धर और संदीप रेड्डी वांगा की सिनेमा की बात कर लो, क्रिटिक्स का भी यही नेरेटिव रहा है कि सिनेमा में वायलेंस हमेशा शौक वैल्यू जनरेट करने के लिए डाला जाता है, न कि स्टोरी और प्लॉट की डिमांड पर। बट एनिमल और धुरंधर ये दोनों मूवीज एकदम एक्सेप्शनल केस की तरह निकल करके सामने आती है। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों मूवीज के पीछे संदीप रेड्डी वांगा और आदित्य धर का एक्चुअल पीओवी समझने की कोशिश करते हैं। तो वायलेंस बेसिकली 3 टाइप के होते हैं और इन दोनों मूवीज ने इन तीनों टाइप्स को बहुत ही ब्रूटली और लॉजिकली दिखाया है। और वो 3 टाइप्स है फिजिकली, एब्यूजिव और साइकोलॉजिकल। इन तीनों ही तरीके के वायलेंस को इन मूवीज में इतने परफेक्टली प्लेस किया गया है कि वो शौक से ज्यादा प्लॉट की नेसेसिटी लगता है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल वायलेंस की, कि कैसे इन मूवीज ने सिर्फ शौक वैल्यू के लिए ही नहीं बल्कि एक्चुअल प्लॉट की डिमांड के लिए यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल, जब धुरंधर में रहमान डकैत को चौधरी असलम का कैरेक्टर पकड़ लेता है तो हमजा के लिए स्टेक से लिटरली हाई हो जाते हैं, क्योंकि रहमान डकैत उसका स्टेपिंग स्टोन था। उसको लाइफ में आगे बढ़ना था, अपने कनेक्शन सॉलिड करने थे और उस टाइम उसे रहमान डकैत के अंडर रहकर ही काम करना था। अगर उस वक्त रहमान डकैत को कुछ हो जाता तो हमजा का पूरा मास्टर प्लान डिराइल हो जाता। रहमान डकैत की वजह से हमजा के लिए चीजें इतनी रिस्की हो चुकी थी कि हमजा वही करता है जो उस सिचुएशन में मेक सेंस करता था। लाइक वो एक गैंगस्टर था, उसको अपनी लॉयल्टी प्रूफ करनी थी, और जब उसको अखलाक पर डाउट था तो वो इंटरोगेशन करने जाता है। तो ऑब्वियसली वो स्वीटली तो बात करेगा नहीं कि अखलाक भाई प्लीज ये बता दो कि इन्फो किसने लीक करी और रहमान भाई कहाँ पर है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा ना, वो एक गैंगस्टर है। तो उसका इंटरोगेशन का स्टाइल भी फुल अग्रेशन और इंटेंसिटी वाला ही होगा। लाइक वो उंगलियां काट करके सवाल पूछता है, और उस मोमेंट पे यही अप्रोच जरूरी थी, क्योंकि इस टाइप के जो अंडरवर्ल्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो इजीली मुंह नहीं खोलते हैं। इतनी हाई इंटेंसिटी और वायलेंस की एब्सोल्यूट नेसेसिटी की वजह ही वो सीन इतना मास्टरपीस निकल करके आता है। जस्ट इमेजिन करो कि अगर वो बंदा प्यार से वहां पर जाता, सिर्फ अपनी आवाज ऊंची करके अग्रेसिवली सवाल पूछता, और अगर सीन में कुछ वायलेंस नहीं होता तो क्या वो इम्पैक्ट कभी आ पाता? बिल्कुल भी नहीं। उस सीन की एक्चुअली में डिमांड थी, तभी उसका पे ऑफ इतना तगड़ा था, क्योंकि उस सीन के अंदर वायलेंस को आदित्य धर ने बहुत ही वाइजली प्लेस किया था। और ऐसा भी नहीं है कि फिल्म के अंदर बिना किसी रीजन के हर जगह पर वायलेंस स्पैम कर दिया गया हो। जहाँ पर एक्चुअल प्लॉट रिक्वायरमेंट थी बस वहीं पर ही डाला गया, और इसी रीजन से आदित्य धर इस पूरी लीग में सबसे अलग स्टैंड आउट करते हैं। और रही बात एनिमल की, तो मैं एनिमल के एग्जांपल से भी आपको क्लियर कर देता हूँ। तो हम यहाँ पर मोरलिटी की बात नहीं करने वाले हैं, बस ये देखेंगे कि प्लॉट में वायलेंस की नीड थी या फिर नहीं। तो इसका सिंपल आंसर बनता है बिल्कुल थी, क्योंकि रणविजय का जो कोर कैरेक्टर था वो नेचर से ही अनहिंग्ड और वायलेंट था। अब वो सही था या गलत वो एक अलग डिबेट है। मोरालिटी के पर्सपेक्टिव से वो कैरेक्टर एक वॉकिंग रेड फ्लैग था, पूरा शेलो और टॉक्सिक था। हम उसे जस्टिफाई करने का ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, बट उसका वायलेंस उसके कैरेक्टर आर को पूरी तरह जस्टिफाई करता है, क्योंकि उसके आइडियोलॉजी को बिल्ड उसी तरह से किया गया था। लाइक आप वो बर्थडे वाला सीन ही देख लो जहाँ पे वो अपने जीजा से आर्ग्यू करता है और उसके बाद अपनी बहन से कहता है एक दिन ऐसा आएगा इन दोनों भाइयों का दी एंड कर दूंगा मैं। लाइक वो उसी सीन का एक चेकोगन मोमेंट था, एक ओपन थ्रेट कि अगर आगे चल के ऐसा कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और मूवी के प्लॉट में आगे चल के एग्जैक्टली वही होता है। वायलेंस के बीच यहीं से बो दिए जाते हैं और कुछ भी आउट ऑफ नोवेयर नहीं आता। जब उसका जीजा वरुण उसके पापा पर अटैक करता है और रणविजय को ये बात पता चलती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रणविजय चिल होकर बात करने तो जाएगा नहीं। वो रणविजय सिंह है और उसकी आइडियोलॉजी फुल ऑन वायलेंस मोड में ऑपरेट करती है, तो वो ब्रूटल मोड में जाता है और उसे वहीं पर ही टपका डालता है। और जिस तरह से उस कैरेक्टर को स्टार्टिंग से बिल्ड किया गया था, चाहे वो प्रेजर वाला सीक्वेंस हो या फिर वो स्कूल से सीक्वेंस, उसके ट्रेंड से एक्सट्रीम वायलेंस वाले थे, और इसी वजह से वो रिवेंज वाला सीन इतना हार्ड हिट करता है। मान लो अगर उसने बर्थडे वाले सीन में धमकी दी होती और उसके पापा पर अटैक होने के बाद वो उसको जाके मार भी देता, बट नॉर्मल तरीके से, लाइक जैसे पुरानी टिपिकल मूवीज में दिखाते थे कि लाइक उस पर अटैक करवा के मरवा दिया, तो क्या वो आइकॉनिक फील और वो मैसिव पे ऑफ उस बीजिंग के साथ निकल कर आ पाता? ऑब्वियस बात है कि भाई बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा ने इंटेंशनली ये चॉइस ली थी कि मैं इस सीक्वेंस को उसके पूरी वायलेंट ग्लोरी के साथ में दिखाऊंगा, क्योंकि प्लॉट को उस वक्त उसी की नीड थी। जैसे कि मैंने आपको इन 2 एग्जांपल के साथ में समझाया है, तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट हैं। दोनों मूवीज में जब फिजिकल वायलेंस
लैंग्वेज यूज हुआ उसकी एक सॉलिड नेसेसिटी थी, बट हाँ कहीं कहीं मूवी ओवर द टॉप जाने के चक्कर में थोड़ा बहुत 19-20 हो ही जाती है, तो वो एक अलग ही बात है। बट ओवरऑल पूरी मूवी को सिर्फ वॉयलेंस के बेसिस पर कैंसिल करना ये मुझे काफी अननेसेसरी लगता है। बट क्रिटिक्स करते हैं वो उनकी चॉइस है, और मैं यहाँ पर क्रिटिक्स के फ्रीडम ऑफ स्पीच और उनकी बिलीफ को जज नहीं कर रहा हूँ। बट जब मेकर्स और डायरेक्टर्स अपने वॉयलेंस का रीजन देते हैं, कैरेक्टर्स के एक्शंस का पूरा लॉजिक समझाते हैं, तो लोग उस बात को सीधे इग्नोर कर देते हैं और अपनी हिपोक्रेसी दिखाते हैं। It's wonderful. Thank you, and we look forward to seeing what you do next, and hopefully it will generate less criticism. It will be more because these guys are calling this film as a violent film. I want to tell them, I'll show them what violent film will be. I want to see like how do they feel about my next film. I'm waiting on it seriously because somebody called it a violent film, so I was taken back. So we'll see. I don't believe in the languages in India. I believe that we are representing Indian film industry. Yeah. Our job is to take Indian film industry to international level, to make it stand at the same podium where South Korea के लिए Parasite stand हुई थी, जहाँ पे Crouching Tiger, Hidden Dragon China के लिए stand हुई थी. I also want to reach that position जहाँ पे हम जब खड़े होंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान से बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की फिल्म आई है, और एट द सेम टाइम इट्स एंटरटेनिंग. इट्स नॉट लाइक आप मतलब उसको आर्ट हाउस के कैटेगरी में नहीं डाल रहे हैं, आप एंटरटेनिंग फिल्म बना रहे हो और पूरी दुनिया के लिए बना रहे हो, एंड दैट हैज़ ऑलवेज बीन द इंटेंट. सेकेंड इज वी I don't know about me, but I know that my team went on to God mode in this film. My actors went, each and every scene, my actors were in it 24/7. Be it Arjun sir, Maddie sir, Rakesh sir, Sara, Ranveer, Akshay sir, Sanju sir, everybody was like on God mode in this. बट लिसन, इन दोनों मूवीज के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि वॉयलेंस तो साला बाय डिफॉल्ट होना ही था. लाइक धुरंधर फिल्म की बात कर लो, तो जिसके अंदर आपको अंडरवर्ल्ड स्पाई बनकर सीधा टेररिस्ट और गैंगस्टर्स के बीच में जाना है, तो वहाँ पर वॉयलेंस तो होगा ही ना. सामने वाले को शरीफ लोग थोड़ी ना है, वो तो लिटरली हैवान है. उनके बीच हमारा स्पाई अंडरकवर होकर गया है, तो उसे वॉयलेंस तो करना ही पड़ेगा. वो लोग वॉयलेंस करते हैं तो उसे भी उसी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी ताकि वो उनमें ब्लेंड इन कर सके. ऐसा थोड़ी ना होगा कि स्पाई यूनिवर्स की तरह घुंघरू टूट गए पर बीच किनारे में डांस करेगा. धुरंधर बहुत ही रो और ग्राउंडेड स्टोरी है, और ग्राउंडेड रियलिटी डार्क और वॉयलेंट होती है, तो उसे दिखाना पड़ता है. आदित्य थर ने बहुत ही स्मार्टली वॉयलेंस को चूज किया है. सिर्फ इसीलिए वॉयलेंस को नहीं थोसा कि आजकल वॉयलेंस का ट्रेंड चल रहा है तो साले दिखा देते हैं. वो चाहते तो पूरी मूवी में हर 5 मिनट में ब्लड शेड दिखा सकते थे, बट उन्होंने सिर्फ वही चूज किया जहाँ स्टोरी मांग कर रही थी. और रही बात एनिमल की, तो उस मूवी के कैरेक्टर से साले कोर से खराब है. लाइक वो ग्रे जोन में भी नहीं है और वो सीधे ब्लैक शेड में ही आते हैं. चाहे अबरार हो, रणविजय हो या फिर अजीज हो, ये सब एक्सट्रीमली टॉक्सिक, मिसोजिनिस्ट, वॉयलेंट और हेटफुल कैरेक्टर्स हैं, और ये सारी वाइब उन कैरेक्टर्स के डीएनए में मौजूद है. और ये एक अलग डिबेट बनता है कि ऐसी मूवीज बनानी चाहिए या फिर नहीं, या फिर इसका सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. बट वो कैरेक्टर्स ही ऐसे वर्ल्ड से आते हैं जहाँ वो ऐसी हरकतें करते हैं, और मूवी में उन चीजों को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं किया गया है. हाँ, ग्लोरीफाई जरूर किया गया है बट जस्टिफाई नहीं. अबरार तो साला मेन विलन था, उसे तो डार्क चीजें करनी ही थी. ये तो मूवीज और सोसाइटी में हमेशा से चलता आ रहा है कि नेगेटिव कैरेक्टर गलत काम ही करेगा, और अजीज भी कोई सेंट नहीं है. रही बात रणविजय की, तो रणविजय सिंह को एंड में पूरी तरह से ब्रोकन और हारा हुआ ही दिखाया गया है. उसने पूरी मूवी में जो गलत काम किए उसे पूरे स्वेग के साथ ग्लोरीफाई जरूर किया गया है, बट क्लाइमेक्स में वो हार ही जाता है. मूवी के क्लोजिंग शॉट में रणविजय सिंह लिटरली बच्चों की तरह रो रहा होता है. उसके पास कुछ नहीं बचता, बाप पास होकर भी पास नहीं है, फैमिली टूट चुकी है, बच्चे जा चुके हैं, उसका पूरा मेंटली ब्रेकडाउन हो जाता है. ये मूवी कहीं ना कहीं मेटाफोरिकली ये रियलिटी चेक देती है कि इस टॉक्सिक वॉयलेंस से एंड में कुछ हासिल नहीं होता. और यही इन डायरेक्टर्स का अपने आर्ट के टूवर्ड्स एक बहुत ही ऑनेस्ट और फैक्टफुल टेक है कि वो चीजों को फिल्टर लगाए बिना दिखाते हैं. और अगर आप कैरेक्टर्स के मॉरल्स और वॉयलेंस को एक साथ मिलाकर देखोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी. और यहाँ पर एक और बात है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ये मूवीज 100% परफेक्ट है और इनमें कोई फ्लॉज नहीं है. प्रॉब्लम्स डेफिनेटली है, बट वो हम वीडियो में आगे डिकोड करेंगे. बट अभी हम बात करते हैं बाकी के 2 वॉयलेंस की, साइकोलॉजिकल और अब्यूसिव वॉयलेंस की. अब्यूसिव वॉयलेंस को समझने के लिए जस्ट टू लुक इनटू द कैरेक्टर्स. एक मूवी में लिटरली साइकोपैथ्स भरे हुए हैं और दूसरी में गैंगस्टर और टेररिस्ट. तो ऑब्वियस सी बात ये है कि भाई लोग आपस में सोफिस्टिकेटेड और अच्छी लैंग्वेज तो यूज करेंगे नहीं. जिस लेवल का ये वॉयलेंस करते हैं, जैसे वल्गर और हैवान टाइप के लोग हैं, तो इनकी वोकेबुलरी भी वैसी होगी ना. रियल लाइफ में भी वैसे डार्क कैरेक्टर्स गालियों की बिना बात नहीं करते. आप ये सोचो कि सेंसर बोर्ड की रेस्ट्रिक्शंस की वजह से इन डायरेक्टर्स ने फिर भी लैंग्वेज को काफी टोन डाउन करके यूज किया है, बट वो रो फील के लिए अब्यूसिव लैंग्वेज नेसेसरी थी. अगर धुरंधर में टेररिस्ट आप और जनाब करके बात करते तो पूरी वाइब भी किल हो जाती. वो टेररिस्ट है, वो गैंगस्टर्स है, तो उनके दिन की शुरुआत और मुंह का उद्घाटन ही साला गालियों से होता है. और एनिमल में वो साइकोपैथ्स हैं, हीरो से लेकर विलन तक सब डार्क लैंग्वेज ही यूज करेंगे, जो कि पूरी तरह से जस्टिफाइबल है. लोग कंप्लेंट करते हैं कि ऐसी लैंग्वेज को तुमने क्यों यूज करा, बट अगर वो ऐसी लैंग्वेजेस को यूज नहीं करते तो ये मूवीज ऑथेंटिक लगती ही नहीं. ऐसा लगता है कि राइटर्स ने बहुत सेफ खेल करके स्क्रिप्ट लिखी है. और रही बात साइकोलॉजिकल और इमोशनल वॉयलेंस की, तो मैं मानता हूँ कि वो इन मूवीज में वो सबसे ज्यादा क्रूशियल था, स्पेशली धुरंधर में. जस्ट इमेजिन वो 26/11 वाला फुटेज सीन, अगर वो सीन फिल्म के अंदर नहीं होता तो क्या इस मूवी का इम्पैक्ट आज
आज के जितना होता नहीं ना, हमें कभी वो ग्रेविटी फील ही नहीं होती कि हमजा लिटरली किन हैवानों के बीच में फंसा हुआ है। अगर वो हमें सिर्फ डायलॉग से बताते या सीन को सही से प्रेजेंट नहीं करते तो उसका इम्पैक्ट फ्लैट ही रह जाता। आदित्य धर ने जो रियल फुटेजेस को यूज करने की सुपर बोल्ड चॉइस ली, उसने सीधा ऑडियंस को हिला के रख दिया। हमें एग्जैक्टली फील करवाया कि हमजा किस नर्क में है और उसे उसी नर्क से उन बेवल्स को उनके ही घर में से खत्म करके बाहर आना है। और ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसीलिए हिट किया क्योंकि आदित्य धर ने 26/11 की रियल फुटेजेस दिखाने का गल्ट दिखाया। और ये जो साइकोलॉजिकल वायलेंस, या मैं तो कहूंगा कि ये जो रियल इवेंट्स थे वो दिखाना जरूरी था, क्योंकि रियलिटी डार्क होती है और रियलिटी हार्ट ब्रेकिंग होती है। आदित्य धर ने जो चीजें दिखाकर जो इम्पैक्ट क्रिएट किया वो इस मूवी की जान थी। अगर धुरंधर में वो सीक्वेंस नहीं होता तो शायद वो हमें कभी इतने डीप लेवल पर हिट भी नहीं कर पाती और हम हमजा के सर्वाइवल को कभी फील ही नहीं कर पाते। बट जब इस वायलेंस वाले पार्ट को हम जस्टिफाई कर देते हैं तो क्रिटिक्स अपना मेन कार्ड प्ले करते हैं और वही सबसे बड़ा पॉइंट बनता है जिसकी वजह से क्रिटिक्स इन दोनों मूवीज को असल में हेट करते हैं। और वो रीजन कोई वायलेंस वगैरह नहीं है, वो रीजन ही इन दोनों मूवीज की आइडियोलॉजी। और हाँ, ये इकलौता ऐसा पॉइंट है जहाँ पर क्रिटिक्स का क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं वैलिड फील होता है, क्योंकि दोनों मूवीज की आइडियोलॉजी काफी ज्यादा लाउड है और उस लाउडनेस के साथ आप इसको प्रॉब्लमेटिक या फिर गलत भी कह सकते हो, बट पूरी तरह से गलत नहीं है, क्योंकि हर आर्टिस्ट या डायरेक्टर का अपना ही पैशन पॉलिटिकल या वर्ल्ड व्यू होता है जो जाने अनजाने में उनके काम से रिफ्लेक्ट हो ही जाता है। और ये बिल्कुल जरूरी भी नहीं है कि उनकी आइडियोलॉजी आपकी आइडियोलॉजी से 100% मैच करे। और ये बात सिर्फ संदीप रेड्डी वांगा या आदित्य धर तक लिमिटेड नहीं है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। रही बात दोनों मूवीज की आइडियोलॉजी की, तो इन दोनों मूवीज को एक ही ब्रैकेट में रखना बिल्कुल सेंस नहीं बना था, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजीज के पोल्स अपार्ट है। बट क्योंकि दोनों मूवीज के हेटर्स या क्रिटिक्स सेम है तो हमें एक एक करके इनको डिकोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एनिमल की आइडियोलॉजी की। और हाँ, एनिमल की आइडियोलॉजी को मैं किसी भी एंगल से डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, जो चीज टॉक्सिक है वो टॉक्सिक है, बट मैं यहाँ पर क्रिटिक्स की साइड भी पूरी तरह से नहीं रह सकता, क्योंकि क्रिटिक्स ने जिस तरह से इस मूवी को सोसाइटी का वायरस बताकर ट्रीट किया वो नैरेटिव का बेसलेस है। मैं क्रिटिक्स के इस एक्सट्रीम हेट को सपोर्ट नहीं करता, बट हाँ, मूवी में जो टॉक्सिक मस्कुलिनिटी है, वायलेंस है, जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया था, और ये मूवी इन चीजों को कहीं ना कहीं प्रमोट और ग्लोरीफाई भी करती है। बट क्रिटिक्स का ऐसा एकदम ट्रैश और जीरो एंटरटेनमेंट बोलना पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि भले ही मूवी के कैरेक्टर्स मोरली करप्ट हो, बट ये मूवी नेक्स्ट लेवल की एंटरटेनिंग तो है। और ये बात बॉक्स ऑफिस पर इसका 3.25 करोड़ का मैसिव फुटफॉल क्लियरली प्रूफ करता है। अब क्रिटिक्स काउंटर करेंगे कि सबसे ज्यादा भीड़ तो अनहिल्दी जगहों पर ही होती है, बट अब 3.25 करोड़ के फुटफॉल को सीधा इमेच्योर ऑडियंस कह करके डिसमिस नहीं कर सकते, कि ऑडियंस को ये पता ही नहीं था कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं। आज की ऑडियंस बहुत स्मार्ट और मेच्योर हो चुकी है, उन्हें पता है कि फिक्शन क्या है और रियलिटी क्या है, और उनको ये भी पता है कि डायरेक्टर अपनी आइडियोलॉजी को किस स्टाइल में प्रेजेंट कर रहा है। और रही बात रणवीर सिंह की आइडियोलॉजी की, तो हाँ, यहाँ पर क्रिटिक्स का पॉइंट काफी सॉलिड है। रणवीर की आइडियोलॉजी पूरी तरह से मस्ड अप है, वो एक चीटर है, टॉक्सिक है, मिसोजिनिस्ट और वोलेंट है, ये सब डार्क ट्रेंड्स है। और मूवी ने इसे काफी स्पेक के साथ ग्लोरीफाई भी किया है, बट ये मूवी की कमर्शियल डिमांड थी, क्योंकि जब ऑडियंस अपनी जेब से पैसे देकर टिकट खरीद करके थिएटर जाती है तो ऑडियंस को फुल एंटरटेनमेंट वाइब चाहिए होती है। अगर संदीप रेड्डी वांगा इन्हीं चीजों को एक बोरिंग फ्लैट तरीके से दिखाते हैं तो मूवी ना तो एंटरटेनिंग होती, ना ही लोगों से कनेक्ट कर पाती। ये डायरेक्टर का अपना अलग ही विजन होता है कि वो कैरेक्टर्स को किस तरह से कूलनेस, स्वैग और लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी के साथ में स्क्रीन पर प्रेजेंट करना चाहते हैं, और वांगा ने वो एग्जीक्यूशन बहुत ही ब्रिलियंटली किया है। इसी रीजन से ऑडियंस को एनिमल इतनी इंगेजिंग लगी। There's one big production company in Bombay. I don't want to take the name. It's not I'm scared, but I don't want to take the name. ये तो पता है आप किसी से डरते नहीं। नहीं सर, ऐसा नहीं। मेरा कबीर सिंह में एक एक्टर कबीर सिंह में जो काम किया, वो गया ऑडिशन देने, वो ऑफिस में, पॉपुलर एक्टर फ्रॉम कबीर सिंह। ऑडिशन देने के बाद बोले कि यू एक्टेड इन कबीर सिंह, राइट? वी आर नॉट कास्टिंग बिकॉज यू एक्टेड इन कबीर सिंह। और नया लड़का मेरे को फोन करके बोलता है, सर ऐसे हुआ है। मैं बोला लाइट ले लो। तो वापस वो लोगों को बोलना चाहिए था कि नाउ संदीप इज वर्किंग विद रणबीर कपूर। Say the same thing to Ranbir Kapoor. Don't take Tripti Dimri. Don't take Rashmika. तो क्रिटिक्स का इसे नॉट एंटरटेनिंग बोलना बिल्कुल बेसलेस है। और मोस्ट इंपोर्टेंटली ये एक एरेटेड मूवी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मूवी मैच्योर अडल्ट्स के लिए बनी है, ना कि बच्चों के लिए। 18+ ऑडियंस के मोरल कंपास इतना तो सेट होता ही है कि उन्हें पता हो कि क्या अडॉप्ट करना है और क्या इग्नोर करना है। और मूवी भी अपनी डार्क आइडियोलॉजी को पूरी तरह से विनर बनाकर नहीं छोड़ती। जो टॉक्सिक एक्शन रणविजय ने किए, बट वो एंड में जाकर वो अपने उन्हीं कामों की वजह से पूरी तरह आइसोलेट हो जाता है। क्लाइमैक्स में उसका रोना ये प्रूफ करता है कि उसका कर्मा ने उसे हिट किया है। ये इस बात का प्रूफ है कि मूवी एक्चुअली में उसके गलत कामों को अल्टीमेट ग्लोरी नहीं दे रही है, बल्कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी दिखा रही है। लेकिन इसके अलावा एनिमल को जो एक्स्ट्रा हेट मिलता है वो डायरेक्टली संदीप रेड्डी वांगा की पास्ट इमेज की वजह से, क्योंकि वांगा पहले ही कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी जैसी हाइपर कंट्रोवर्शियल मूव्स बना चुके हैं। तो क्रिटिक्स का वो बायस और हेटफुल नैरेटिव कहीं ना कहीं पास्ट बेगेज की वजह से भी आता है। तो अब आते हैं हम धुरंधर मूवी पर। इस मूवी के कैरेक्टर्स की आइडियोलॉजी को तो कोई डिफेंड कर ही नहीं सकता, क्योंकि मूवी का पूरा बेस ही टेररिस्ट पर है और फोकस इस बात पर होता है कि कैसे हमारा इंडियन स्पाई उनके गढ़ में इनफिल्ट्रेट करता है। तो उन टेररिस्ट का माइंडसेट को तो कोई रेशन इंसान सपोर्ट नहीं करेगा। और रही बात आदित्य धर की पैशन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जरूरी नहीं है कि
कि क्रिएटर का पॉलिटिकल स्टैंड आपके स्टैंड से 100% ही मैच करे। और ये वाइब धुरंधर में काफी सीन्स में फील भी होती है, जहाँ आदित्य धर का पॉलिटिकल नैरेटिव थोड़ा पुश होता हुआ दिखता है। बट कोई राइटर लेफ्ट विंग है या फिर राइट विंग है, वो उनका पर्सनल स्पेस है, तो उस पर हम उनको जज नहीं कर सकते। और अगर हम उन थोड़े बहुत पॉलिटिकल अंडरटोन वाली सीन्स को इग्नोर भी कर दें, तो भी मूवी एज ए थ्रिलर बहुत ही सॉलिड निकल करके आती है। मूवी फैक्ट्स पर रिलाई करती है, बस आदित्य धर उसमें अपना विजन डालते हैं, जो कि स्टोरी की ग्राउंड रियलिटी और ऑथेंटिसिटी को बिल्कुल हैम्पर नहीं करता। मूवी का नैरेटिव बहुत ही हॉनेस्ट है और ये अपने कोर प्लॉट के साथ में पूरी तरह से फेथफुल रहती है। एट द एंड ऑफ द डे, चाहे एनिमल हो या फिर धुरंधर हो, दोनों मूवीज अपने विजन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। और ये रीजन है कि ये मूवीज स्टैंड आउट करती है और ऑडियंस को पसंद आती है। अब अगर बात करें इन मूवी तो सोसाइटल इम्पैक्ट की, Films change your hairstyle. They don't change society. Films don't change society. सिनेमा रातों रात आपकी सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकता, बट सिनेमा से इम्पैक्ट जरूर आता है। जो पॉजिटिव वाइब वाली मूवीज लाइक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, 3 इडियट्स या फिर तमाशा, इन्हें देखकर लोगों का स्पेन ट्रिप पर जाने का, पैशन फॉलो करने का या टॉक्सिक कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर अपने ड्रीम्स को चेंज करने का मन करता है, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है कि डार्क और नेगेटिव मूवीज का भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव चीजों को ह्यूमन माइंड बहुत जल्दी अडोप्ट करता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लोग मूवीज देखकर ही क्राइम करते हैं। जिसका जो माइंडसेट है वो वही करेगा, बस उसे एक स्पार्क या एक्सक्यूज चाहिए होता है। और हाँ, कभी कभी वो स्पार्क सिनेमा से मिल जाता है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम इस इम्पैक्ट के डर से ऐसी मूवीज बनाना ही बैन करते हैं। तो फिर डायरेक्टर्स, एक्टर्स और राइटर्स का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ गया? डार्क मूवीज हमेशा से बनती आई है और आगे बनती रहेगी, बट हाँ, एज ए क्रिएटर डायरेक्टर्स की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर बनती है कि वो सोसाइटी को डैमेज करने वाली चीजों को बहुत ज्यादा और ग्लोरीफाई और जस्टिफाई ना करें। लेकिन क्रिटिक्स का ये एलिस्ट और जजमेंट एटीट्यूड रखना कि जो ऑडियंस ये मूवीज देखती है वो ऑडियंस क्रिमिनल माइंडसेट वाली है, तो ये बहुत ही टॉक्सिक और अनफेयर टैग है। मूवीज प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और आप उस पर अपना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे सकते हो ताकि क्रिएटर्स आगे से ध्यान रखें, बट सीधा ब्लड हेड स्प्रेड करना और कैंसिल करते चलाना काफी अनफेयर है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये दोनों मूवी जब से रिलीज हुई है तब से देश में वॉयलेंस का ग्राफ अचानक से अपलिफ्ट हो गया है। मूवी सोसाइटी पर इम्पैक्ट डालती है, बट उतना ड्रामेटिकली नहीं। मैं आपको एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप जापान और कोरिया को ही देख लो, वहाँ पर एनिमे और के ड्रामा लिटरली अल्ट्रा वॉयलेंट और ड्रीम थीम्स पर बनते हैं। एनिमे तो कई बार एक्सट्रीमली ब्रूटल भी हो जाता है, बट अगर आप जापान या कोरिया का क्राइम इंडेक्स से चेक करोगे तो वो ग्लोबली सबसे लोएस्ट में आता है, जबकि वहाँ पर भर भर के सो कॉल्ड वॉयलेंट सिनेमा कंज्यूम हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मूवीज देखने से कोई क्रिमिनल नहीं बन जाता ब्रो। लोग खुद खराब होते हैं, उन्हें बस अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए ब्लेम गेम खेलना होता है कि इस मूवी की वजह से मैंने ऐसा किया। और हाँ, क्रिटिक्स का एक पॉइंट यहाँ पर वैलिड जरूर है कि अगर इसी पैटर्न की मूवीज बैक टू बैक बनने लगी तो टाइम के साथ साथ ये टॉक्सिक चीजें लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में नॉर्मलाइज भी हो सकती है, जो कि डेफिनेटली एक मेजर रेड फ्लैग है। इस चीज की मॉरल अकाउंटेबिलिटी डायरेक्टर्स को लेनी पड़ेगी। आप वॉयलेंस और डार्क थीम दिखाओगे, पूरी तरह से ग्लोरीफाई करके एक हैप्पी नोट पर एंड करना गलत है। एक क्लियर लाइन ड्रॉ होनी चाहिए कि क्या फिक्शन और क्या गलत है। ये सारी मेजर प्रॉब्लम्स सिर्फ एनिमल के साथ थी, धुरंधर के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। धुरंधर का मॉरल कंपास एकदम सॉर्टेड है। और रही बात इम्पैक्ट के कंक्लूजन की, तो हाँ, मूवीज का इम्पैक्ट होता है, बट उतनी लेवल पर नहीं होता जितना क्रिटिक्स क्लेम करते हैं। और जो थोड़ा बहुत रिस्क है वो क्रिएटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आर्ट और विजन को सोसाइटी के लिए आर्टिकुलेट तरीके से बैलेंस करें। तो बस यार, आज का वीडियो हम यहीं पर ही रैप अप करते हैं। आप लोग कमेंट्स में अपना पीओवी बताओ कि आपको क्या सही लगा और क्या गलत। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।